हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्रैक एग्जाम बाई आर के आप सभी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ज्योग्राफी के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भौतिक विभाजन को पूरी विस्तृत चर्चा के साथ देख लिया था। अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, उसके चारों ओर पेरिफेरल क्षेत्र में उसको देखेंगे और समझेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्टूडेंट एटलस लेकर बैठे होंगे। आप लोगों को दिखा दूं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जो कि स्टूडेंट एटलस में 72 पेज और 73 पेज पर उसका पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप दिखाया गया है। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हमारा कुछ इस प्रकार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दिखाई पड़ता है। यहाँ पर कनाडा, यहाँ पर यूएसए और यहाँ पर मैक्सिको की अवस्थिति है। कनाडा और यूएसए को जो अलग करने वाली रेखा है वह है 49 डिग्री समानांतर रेखा। यूएसए और मैक्सिको को अलग करने वाली नदी है जिसको कहते हैं रियो ग्रांडे नदी। ये हम देखेंगे तो कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ये देखेंगे तो मैक्सिको की खाड़ी है। इधर क्या है? कैरिबियन सी, सागर। और हम ये इधर देखेंगे तो ये अलास्का का क्षेत्र है। और यहाँ पर देखेंगे तो चुकची आइलैंड है, चुकची द्वीप किसका है? रूस देश का। और यहीं पर स्थित है चुकची सागर। फिर हम आगे देखते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है बेरिंग जल संधि। चुकची सागर, यहाँ पर जो ये जल संधि है ये है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि रूस के चुकची आइलैंड को अलास्का के क्षेत्र से अलग करता है, स्थल भाग को, और चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर है बेरिंग सागर। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ब्यूफोर्ट सागर की अवस्थिति है, ब्यूफोर्ट सागर। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हडसन की खाड़ी हमको दिखाई पड़ती है। जो ये क्षेत्र है ये है हडसन की खाड़ी, और ये आर्कटिक महासागर है। हडसन की खाड़ी के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर बेफिन द्वीप दिखता है, और ग्रीनलैंड और हर्सल जलसंधि और डेविस जलसंधि दिखता है। यहाँ पर हमारा ग्रीनलैंड की अवस्थिति है, और ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं हडसन जलसंधि। और यहीं पर स्थित है बेफिन द्वीप। ऊपर की तरफ बना देते हैं बेफिन द्वीप। ये है ग्रीनलैंड। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है लेब्राडोर सागर। हम जानते हैं ये ठंडी जलधारा होती है लेब्राडोर सागर। ऊपर से आती है गल्फ स्ट्रीम, नीचे से आती है गल्फ स्ट्रीम, और ऊपर से आती है लेब्राडोर सागर। फिर नीचे देखेंगे तो ये है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और ये हमारा अटलांटिक सागर है, ये अटलांटिक महासागर। फिर उसके बाद हम नीचे और आते हैं तो हमको दिखता है यूकाटन प्रायद्वीप। जो ये क्षेत्र है यूकाटन प्रायद्वीप। हमने पिछली कक्षा में द्वीप और प्रायद्वीप और महाद्वीप के बारे में समझा था। आशा करते हैं कि आप लोग प्रायद्वीप के बारे में समझते होंगे। प्रायद्वीप का मतलब है कि जो ऐसा स्थल भाग जो कि तीन ओर से जल से घिरा होता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट भाग देखेंगे कैलिफोर्निया की खाड़ी हो गई, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, फिर ऊपर बेरिंग सागर, अलास्का की खाड़ी, और ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। फिर हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? तो हम स्टार्ट करेंगे रसिया के चुकची आइलैंड से। चुकची आइलैंड जो है चुकची सागर, पहले हम याद करेंगे बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, चुकची सागर, ब्यूफोर्ट सागर, ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर। फिर आगे बढ़ेंगे तो हडसन जल संधि, हडसन की खाड़ी,
फिर आगे बढ़ेंगे तो हडसन जल संधि, ऊपर ग्रीनलैंड, और इस तरफ हम देखेंगे तो हमारा बेफिन द्वीप है। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो हमको दिखाई पड़ता है लेब्राडोर सागर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, यूकाटन प्रायद्वीप, कैरिबियन सागर। फिर इसके बाद ऊपर आएंगे तो हमारी कैलिफोर्निया की खाड़ी, प्रशांत महासागर, बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि। ये राउंड में हम आपको याद रखना पड़ेगा और अपने माइंड को सेट करके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप तैयार करना होगा और इसको याद करना होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कनाडा की राजधानी, देश और उसकी राजधानी। तो कनाडा की राजधानी आप लोग जानते होंगे ओटावा। यूएसए की राजधानी होगी वाशिंगटन डीसी। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। ये 3 देश स्थित हैं। अब ये तो हमने ड्रॉ कर दिया लाइन कि 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वह कनाडा और यूएसए को अलग करती है, जो कि यूपीएससी 2025 में यह सवाल पूछा हुआ था। फिर नेक्स्ट रियो ग्रांडे नदी जो है यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं राजधानी ओटावा हो गया, वाशिंगटन डीसी, और डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी। मैक्सिको मैक्सिको सिटी हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए, देखिए। फिर नेक्स्ट पार्ट हम आपको देखते हैं। मैक्सिको में हम देखते हैं तो मैक्सिको में हम प्रायः गन्ना, केला, गन्ना की, केला की और गेहूं की कृषि की जाती है और मत्स्य पालन यहाँ की आर्थिक क्रिया है मैक्सिको की। मैक्सिको गन्ना, केला, गेहूं, मत्स्य पालन यहाँ की आर्थिक क्रिया हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसको बनाना कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पूरे विश्व में केले का सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक माना जाता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो इसमें देखते हैं हम चिहुआहुआ, जो कि चांदी की सबसे बड़ी खाने हैं। चिहुआहुआ चांदी की सबसे बड़ी खाने, चिहुआहुआ। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी पश्चिमी मैक्सिको का पठार अवस्थित है जिस पर गेहूं और चावल की कृषि की जाती है। यूकाटन प्रायद्वीप में चावल और तंबाकू की बृहद स्तर पर कृषि की जाती है। यूकाटन जो प्रायद्वीप है चावल व तंबाकू की कृषि बृहद पैमाने पर की जाती है यूकाटन प्रायद्वीप क्षेत्र में। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसको विभाजन करके, भौतिक विभाजन करके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत इसको 4 भागों में भौतिक विभाजन के रूप में बांट देते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका को हमने बांटा था। पहला हम बांटते हैं पश्चिमी कॉर्डिलेरा, दूसरा हम बांटते हैं कैनेडियन सील्ड, तीसरा हम बांटते हैं पूर्वी उच्च भूमि, फिर चौथा हम बांटते हैं निम्न घास भूमि या प्रेरीज। ये 4 भागों में हमने बांट लिया। और हम बताएं तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। कौन सी श्रृंखला है? रॉकीज पर्वत श्रृंखला। रॉकीज पर्वत श्रृंखला यहाँ पाई जाती है और इसकी सर्वोच्च चोटी देखेंगे तो माउंट मैकिनले जो कि कनाडा में स्थित है। माउंट मैकिनले। फिर उसके बाद हम देखते हैं पश्चिमी कॉर्डिलेरा की बात करते हैं। इसको मिटाते हैं
और हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है भौतिक विभाजन के अंतर्गत पश्चिमी कॉर्डिलेरा। अब पश्चिमी कॉर्डिलेरा के अंतर्गत हमको बताया गया है इसमें रॉकीज पर्वत श्रेणी की अवस्थिति है जो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में फैला हुआ है। अलास्का बेरिंग जल संधि के माध्यम से रूस के चुक्ची लैंड से अलग होता है। हमने पहले ही चर्चा कर दिया है, जो अलास्का है वो चुक्ची लैंड से अलग होता है बेरिंग जल संधि के माध्यम से। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तो अलास्का के उत्तर में ब्रुक्स पर्वत श्रेणी है तो दक्षिण में अलास्का पर्वत श्रेणी का विस्तार है। अब हम अलास्का का अलग मैप देखते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है यह है ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। अपने एटलस में देखेंगे तो ब्रुक्स पर्वत श्रेणी की अवस्थिति आपको दिखाई देगी और दक्षिण में अलास्का पर्वत श्रेणी में। बीच में अलास्का आपको दिखाई पड़ेगा। फिर यूकान नदी अपवहित होती है दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य में और यूकान नदी में ही स्वर्ण के निक्षेप पाए जाते हैं। अलास्का के अंदर ब्रुक्स पर्वत श्रेणी और अलास्का पर्वत श्रेणी के मध्य से यूकान नदी प्रवाहित होती है। यहीं में स्वर्ण के निक्षेप पाए जाते हैं, भंडार पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं तो इसमें अलास्का के मध्य क्षेत्र में हजारों दुआरों का भूमि की संख्या दी जाती है। अलास्का को हजारों दुआरों की भूमि कहा जाती है। हजारों द्वारों की भूमि की संज्ञा दी जाती है अलास्का को। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यह क्षेत्र ग्रीष्म काल में, क्योंकि अलास्का सबसे फ्रेजेड पॉइंट पर स्थित है तो इसलिए अलास्का में जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो वहाँ पर पर्यटन के लिए बड़े पैमाने पर वहाँ पर पर्यटक स्थल बनाए जाते हैं और पर्यटक बड़े पैमाने पर आते हैं। ग्रीष्म स्थल में यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसमें कनाडा में मैकेंजी पर्वत श्रेणी है। इसी पर्वत श्रेणी में इसके पास कनाडा में ही मैकेंजी पर्वत श्रेणी है और मैकेंजी पर्वत श्रेणी कनाडा में मैकेंजी पर्वत श्रेणी है जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट लोगोन है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि रॉकीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट मैकिनले बताएंगे, कनाडा की सर्वोच्च चोटी तो बताएंगे माउंट लोगोन। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं तो यहाँ की मूल जनजाति एस्किमो में निवास करती है। जो कनाडा की मूल जनजाति है वो एस्किमो है और जहाँ ये रहती है इसको इग्लू कहा जाता है। इग्लू मतलब घर बना करके बर्फ के घर में यह रहती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एक जनजाति है रेंडियर जीव का पालन करते हैं। जो ये जनजाति है रेंडियर जीव का पालन करते हैं। ये रेंडियर जीव एक प्रकार का हिरण होता है, शीत हिरण। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं तो इनसे मांस, दूध, चमड़ा और मुलायम ऊन भी प्राप्त होता है। जो रेंडियर जीव हैं इनसे एक प्रकार मांस प्राप्त होगा, दूसरा दूध प्रकार होगा, तीसरा ऊन प्राप्त होगा और चौथा इनसे हमें बड़े पैमाने पर चमड़े की प्राप्ति होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तो जो ये शिकार के लिए प्रयोग किए जाते हैं हथियार उनको हार्पून कहा जाता है। जो शिकार के लिए हथियार प्रयोग किया जाता है उन्हें हार्पून कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्टूडेंट एटलस खोल कर बैठेंगे और जो जो लोकेशन बताया जा रहा है आप लोग उस लोकेशन को देखेंगे फिजिकल मैप में। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं तो कनाडा के पश्चिम भाग में रॉकीज पर्वत श्रेणी, तो इसके पश्चिम में अवस्थित तटीय पर्वत श्रेणी के बीच में ब्रिटिश कोलंबिया का पठार अवस्थित है। अपने स्टूडेंट एटलस के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के फिजिकल मैप में जाएंगे और वहां देखेंगे ब्रिटिश कोलंबिया का पठार अवस्थित है। ब्रिटिश कोलंबिया का पठार यहाँ पर अवस्थित है कनाडा में ही। ब्रिटिश कोलंबिया का पठार हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम और कोयले के बड़े पैमाने पर भंडार पाए जाते हैं। पेट्रोलियम और कोयले के बड़े पैमाने पर भंडार पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें इसीलिए पेट्रोलियम और
कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रांत है उसे कार्बन प्रांत के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कोयले का भंडारण होता है, उत्पादन होता है, निर्यात भी किया जाता है, इसी कारण से इसे कार्बन प्रांत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, यूएसए में आते हैं। यूएसए में देखेंगे तो यहाँ पर अवस्थित है कैस्केड पर्वत श्रेणी। कैस्केड पर्वत श्रेणी व रॉकीज के मध्य में क्या अवस्थित है? कोलंबिया का पठार। अगर आप लोग मैप ध्यान से देख रहे होंगे तो कैस्केड पर्वत श्रेणी आपको दिखाई पड़ रहा होगा उसी रॉकीज के पास में, और रॉकीज दोनों के मध्य भाग में आपको दिखाई पड़ेगा क्या? कोलंबिया का पठार अवस्थित है। फिर कोलंबिया का पठार हमने देखा जो जिसका निर्माण बेसाल्टिक लावे से हुआ है। फिर उसके बाद बात करते हैं कैस्केड जो है वो एक वलित पर्वत श्रेणी है, और इसी वलित श्रेणी पर्वत श्रेणी में माउंट रेनियर, माउंट शास्ता, माउंट हुड प्रकार के ज्वालामुखी पर्वत अवस्थित हैं। ये सब माउंट रेनियर, माउंट शास्ता, माउंट हुड, माउंट विटनी, ये सब ज्वालामुखी पर्वत हैं। उत्तर अमेरिका के दक्षिणी भाग में रॉकीज एवं सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी के मध्य, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में सियरा नेवादा और रॉकीज के मध्य कोलोराडो का पठार स्थित है। ये आप लोग याद रखेंगे कि कैस्केड पर्वत श्रेणी और रॉकीज पर्वत श्रेणी के मध्य कोलंबिया का पठार अवस्थित है, रॉकीज और सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी के मध्य कोलोराडो का पठार अवस्थित है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं ग्रैंड कैनियन बांध जो है कोलोराडो नदी पर स्थित है। कोलोराडो पठार, कोलोराडो नदी यहाँ पॉइंट होती है, कोलोराडो नदी पर ही ग्रैंड कैनियन बांध अवस्थित है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन बांध की अवस्थिति है, और हूबर बांध भी इस पर बनाया गया है, हूबर बांध भी अवस्थित है। अब उसके बाद हम देखते हैं कोलोराडो नदी पर हूबर बांध की अवस्थिति है, और इसी क्षेत्र में ही मीड झील की अवस्थिति है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मीड झील है। इसको मृत घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं दो, एक मोजावे और दूसरा सोनोरेन, जो कि यूएसए और मैक्सिको की रॉकीज पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। एक है मोजावे, दूसरा है सोनोरेन। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, आप लोग इसको नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कोलोराडो के पठार, और जो कोलोराडो का पठार है, कोलोराडो पठार और कोलंबिया के पठार के मध्य एक ग्रेट बेसिन अवस्थित है। ग्रेट बेसिन में मृत घाटी की अवस्थिति समीपवर्ती क्षेत्र में दृष्टिगत होती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ये जो कैलिफोर्निया राज्य यहाँ पर स्थित है, कैलिफोर्निया की खाड़ी कैलिफोर्निया राज्य स्थित है। कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, और भूमध्य सागरीय जलवायु की ये खासियत होती है कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, और यहाँ पर जो फल होते हैं वो खट्टे और रसदार फल होते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु। फिर इसमें देखते हैं हम फलों का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा इसी प्रकार से, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक ये कैलिफोर्निया क्षेत्र। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके तट पर अवस्थित जो सैन फ्रांसिस्को है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड,
ये टर्मिनोलॉजी है, इसको आप रखेंगे सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट, लॉस एंजल्स को फिल्म सिटी ऑफ द वर्ल्ड, लॉस एंजल्स जो कि अमेरिका में है, इसका प्रांत है, क्या बोलेंगे? फिल्म सिटी, हॉलीवुड के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, लॉस वेगास को कैसीनो सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो एक प्रकार का गैम्बलिंग होता है, जुआ होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, सैन डियागो एक नगर है जो कि मैक्सिको और यूएसए की सीमा पर अवस्थित है। सैन डियागो नगर जो कि जलपोत निर्माण के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इस क्लास को यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम पूर्वी उच्च भूमि, प्रेरीज घास के मैदान और कैनेडियन सेल के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।